अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप सुनेंगे नॉवल पहली ईद बाय मैमूना खुर्शीद अली। आई नो मुझे नॉवल थोड़ा पहले अपलोड करना चाहिए था, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं अपलोड नहीं कर सकी। ये ना ही कोई लव स्टोरी है, ना ही कज़न मैरिज बेस्ड स्टोरी है, ना ही कोई लव मैरिज बेस्ड स्टोरी है। बेसिकली ये कोई लव स्टोरी है ही नहीं। ये एक अजीब से ख़ानदान की कहानी है। एक ऐसा ख़ानदान जिसके बारे में आपने अभी तक तो नहीं सुना होगा। इस नॉवल को पढ़ते हुए मुझे खुद हैरानी हो रही थी कि कोई फैमिली इतनी अजीब भी हो सकती है। और इस नावल में एक फरसूदा, बहुत पुरानी और बहुत ही अजीब सी रिवायत का खात्मा दिखाया गया है। ये एक शॉर्ट कंप्लीट नावल है। मुझे यकीन है कि आपको ये नावल पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये शॉर्ट नावल। यूं तो पहली ईद वो ईद कहलाती है जो शादी के बाद पहली बार आए, या फिर मंगनी के बाद आने वाली ईद भी पहली ईद कहलाती है। कितना रोमांस होता है उस ईद में, जब मंगेतर के घर वाले चूड़ियाँ, जोड़ा, खुशबू, गजरे और ईद का कार्ड सजा कर लाते हैं। मैं ऐसी बातें अफसानों में पढ़ा करती थी, मगर शो मई किस्मत, मेरी मंगनी इस कदर जल्दी हुई कि मैं पहली ईदी और मंगेतर की तरफ से भेजे जाने वाले तहाइफ से महरूम ही रही। और फिर इधर मंगनी हुई, उधर शादी का शोर मच गया। चट मंगनी पट ब्याह के मज़दाक में हारून रशीद की ज़ौजा मोहतरमा बन गई। अरे भाई, खलीफा हारून रशीद नहीं, मेरे मोहतरम मुकर्रम मुअज़्ज़ज़ अक्खड़ सड़ियल शौहर। ईद उज़ ज़ुहा का उतरता हुआ चांद था जब मैं मैके से रुखसत होकर ससुराल में आन बसी। यूं तो मैं भरे पूरे ससुराल में आई थी। 6 नंदे, 4 ब्याही हुई, 2 कवारी, 1 जेठानी, सास ससुर अल्हम्दुलिल्लाह हयात, 1 कमारा देवर और जेठ नंदों के बच्चों की बेतहाशा फौज। इसके बावजूद मुझे तन्हा रहना पड़ा था। इसकी वजह हारून का शहर से बाहर कारखाना था, जिसकी वजह से उन्हें रिहाइश भी वहीं करना पड़ी। सास मेरी बेहद बातूनी खातून थी। शादी के शुरू के दिनों में मेरे साथ ही रही। जब तक बोलती रहती तो जागती रहा करती, और जब खामोश हो जाती तो ऊँघने लगती। शाम को उनकी कवारी दोनों बेटियां भी हमारे पास आ जाती। वो खाना पकाकर निपटाकर हम दोनों सास बहुओं के लिए टिफ़िन में लेकर आती। आज नसरीन ने किसी काम को हाथ नहीं लगाया। जैसे ही हम दोनों बहनें खाना पकाकर फारिग हुई तो अपनी फ़ौज को हमारे ऊपर नाजिल कर दिया। मनहूसों को झाड़ू मारती, वो भी भिगोकर। सास को भूख लग रही थी सो टिफ़िन खोलने लगी। हाँ, फिर आप ही आ जाती हिमायती बनकर कि मेरे पोता पोतियों को क्यों मारा, और वो तेरा सपूत ड्रामे जो करता वो अलहदा। और नसरीन पूरे मोहल्ले में तमाशे लगाती तो अब्बा भी हम ही पे गुस्सा करता। रानू ने लाल बबू का चेहरा लेकर कहा तो बानो ने भी उसकी तायीद की। और ये सब अम्मा की वजह से हो रहा है। बेकार यहाँ बसेरा करके बैठ गई हैं। जान मुसीबत में तो हमारी आ रही है। अम्मा का क्या जा रहा है? बल्कि नसरीन की सूरत नहीं देख रही होंगी तो अम्मा का ब्लड प्रेशर भी हाई नहीं हो रहा होगा। कमबख्त मारियो, मैं क्या शौक से यहाँ बैठी हूँ? बड़ी ही सख्त ड्यूटी है। बेटी, खाना ठंडा हो जाएगा, तू हाथ धो ले। सास को अचानक मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ तो मुझे वहाँ से हटा दिया। बाथरूम कितनी दूर था। मैं हाथ धो रही थी तो मुझे बानो की आवाज़ आई। आखिर कब तक यहाँ बैठी रहोगी? घर नहीं आओगी क्या? कैसे आऊँ नई नवेली दुल्हन को अकेले छोड़कर? हारून तो सुबह का निकलता है, रात को घर में घुसता है। पूरे इलाके में धाक पड़ी है। इतना जेवर, इतना सामान और जहेज में लेकर आई है, कहीं चोरी चकारी ना हो जाए। रखवाली तो करनी पड़ेगी ना। ओह, मैंने गहरा सांस खींचा। मैं तो समझती थी मेरी तन्हाई का एहसास कर रही हैं। ये तो माल असबाब का एहसास था। इसका मैका भी तो करीब है। सुबह चली जाए और रात को आ जाए। हमने क्या ठेका ले रखा है इसका? रोज़ पका पका कर रक्शे का किराया लगाकर इतनी दूर आए। रानू का आइडिया अम्मा को बहुत पसंद आया। हारून आ जाए रात को, इस किस्से को ख़त्म ही करती हूँ। रात को उमर और तेरे अब्बा सोने आ जाया करेंगे। मेरी तो कम अज़ कम खलासी होगी। 1.5 महीने से एक तरह से कैद में बैठी हूँ। मोहल्ले की इतनी याद आ रही है कि पूछो मत। सच अम्मा, मोहल्ला भी तुम्हारे बगैर सुनसान हो रहा है। सुबह ही जमीला खाला कह रही थी, तेरी अम्मा को तो कॉलोनी रास आ गई। चल नसरीन के भी भाग जागे। 15 साल में उसे भी चौड़े में रहना मिला। मेरे तो आग ही लग गई। खिड़की में से मुंह निकालकर मैंने तो जमीला खाला को खूब सुनाई। आए, हमने कौन से नसरीन को दुख दे रखे हैं। मुन्नी बाजी भी खिड़की में आ गई और हम तीनों बहनों ने जमीला खाला के वो लगते लिए कि होश उड़ गए उनके। मैंने तो साफ साफ कहा, अम्मा ही गई हैं, वो भी आर्जी तौर पर। हम तो यही है ना। कैसा चौड़ा, कहाँ का चौड़ा? ये कहकर बानो और रानू कहका लगाकर हंस पड़ी। मैं कब तक बाहर खड़ी रहती, सो अंदर आ गई। मैं तो शुगर की मरीज़ हूँ दुल्हन, मुझे तो वक्त पे खाना खाने की आदत है।
4 बजे खाना आ रहा होता है, कभी 5 बजे। मैं तो आज हारून से कहूँगी, दुल्हन का मैका तो करीब ही है, सुबह चली जाया करना और रात को आ जाया करना। जब तक 3-4 बच्चे नहीं हो जाते यही करना पड़ेगा, वरना तुझ अकेली को कैसे यहाँ छोड़ दें। मैं सर झुकाकर चुपचाप खाना निगलने लगी। पानी जैसे लाल शोरबे में तैरते हुए आलू मेरे हलक से फंस फंस कर उतर रहे थे। अगर आपको इतनी ही परेशानी है तो मैं आ जाया करूँगी रोज़ आपकी तरफ। अपनी तरफ से तो मैंने अच्छी ही बात कही थी, मगर मेरी सास का मुंह बिगड़ गया। ए लो, रोज़ अब वो तुम्हें लाने ले जाने के चक्कर में रहेगा। इतनी दूर के सफ़र में तो उसकी मत मारी जाएगी, इसीलिए तो उसकी रिहाइश यहीं की डाली थी कि कारोबार के करीब रहेगा। न्यू मुल्तान से अंदरूनी शहर में जाना कहाँ आसान है, और पेट्रोल तो वैसे भी इतना महंगा हो रहा है रोज़। बानो ने बात उचकी। 90 रुपये आने के और 90 रुपये जाने के, रिक्शे का किराया रोज़ दे रहा है अब्बा। वो अब्बा जो 9 रुपये भी 9 दफ़ा गिन कर दिया करता था, सिर्फ आपकी वजह से। बानो ने एहसान जताया तो मुझे दिल ही दिल में तस्लीम करना पड़ा। इस तरह तो अब्बा का बहुत किराया लग गया होगा। खैर मेरा भी कौन सा दिल लग रहा था, मेरा मैका गुलगश्त में था। मुझे सुबह जाने और रात को आने में कोई कबाहत नहीं थी, मगर ये प्रपोज़ल जब मेरी सास ने बेटे के सामने रखा तो वो बिगड़ गए और कहने लगे, मैं ऐसा नहीं करूँगा। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। हमारे पास क्या खाने को नहीं है जो हम दिन में तो उसे मैके भेज दें और रात को लेकर आ जाएं। लो भला, इसमें बातें बनाने वाली कौन सी बात है। सबको पता है हमारी रिहाइश अंदरूनी शहर में है और हमारा जी वहीं लगा हुआ है, और सारी उम्र के लिए थोड़ा ही कर रहे हैं। बाल बच्चे हो जाएंगे तो अपना घर आबाद कर लेना। हारून साहब की ये बात समझ में आ गई। किचन तो इस घर में भी है, मुझे पकाने को ला दीजिए, अम्मा को तीनों वक्त देर सवेर नहीं होगी। मगर मैं कह ना सकी, ख्वामख्वाह अम्मा को पाबंद करके अपने गले में फिट करने वाली बात थी, सो मैंने खामोशी इख्तियार किए रखी और हारून के शेड्यूल के मुताबिक दिन रात गुजरने लगे। कभी मुझे मेरे भाई छोड़ जाते और कभी हारून आकर ले जाते। आज जब मैं अपने भाई के साथ घर में दाखिल हुई तो मेरे ससुर पहले से ही घर में मौजूद थे और मेरे कमरे में मेरे बेड पर लेटे हुए टीवी देख रहे थे। शादी के बाद मेरा उनसे कम ही आमना सामना हुआ था। मैंने जाकर सलाम किया और उनकी तबीयत पूछी। अब्बा आपकी तबीयत कैसी है? लो जनाब, फिर क्या था, वो तो ठीक ठाक बिगड़ गए। मुझे क्या होना था, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। सेहत है, दौलत है, क्या कमी है। मैं हक दक उन्हें देखने लगी। तुम्हारे बाप भाई जब भी मिलते हैं वो भी ऐसा ही पूछते हैं, क्या क्या परेशानी है तुम्हें। मुझे अगर ज़रा सी शुगर है तो क्या मैं मर रहा हूँ। वो ससुरा कहाँ है? वो गैज़ो गज़ब में आकर बिस्तर से उतरकर चप्पलें पहनने लगे। ससुरा तो सामने ही बैठा है, मैं कह देना चाहती थी मगर चुप रही। वो तुम्हारा घर वाला, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। कई दिन से बहुत मिजाज आसमान पर जा रहा है उसका। मेरा तो दिमाग ही चकरा गया। वो कमरे से निकलने लगे तो मैं खुशामदी लहजे में बोली, आप ठहरिए तो मैं चाय बनाती हूँ आपके लिए। हैं, क्या कहा? फिर आप? लड़की, तुझे तो बोलने की भी तमीज़ नहीं है। तू आप करती रहती है। आपसे तो गैरों से बोला जाता है और तू अभी तक मुझे गैर समझती है। मैं तेरे लिए अपनी बेटियों से लड़ता हूँ, अपनी बीवी से लड़ता हूँ, और तू मुझे गैर समझती है। उफ मेरे खुदाया, मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि हालात को कैसे कंट्रोल करूँ, क्या बोलूँ और क्या ना बोलूँ कि अचानक हारून घर आ गए। तू अब आ रहा है घर में? मगरिब के वक्त से मैं तेरा इंतज़ार कर रहा था। तो मैं तुझे कहकर गया था कि तू मेरा इंतज़ार कर, काम छोड़कर तो नहीं आ सकता था मैं। मौसूफ अकड़ कर बोले तो बाप मोहतरम को गुस्सा आ गया। फ़ोन तो कर लेता तू मुझे। अजमत कब से तेरा इंतज़ार कर रहा है। अजमत क्या बच्चा है? ऑर्डर कितने कम हैं, माल सप्लाई नहीं हुआ है, लोड शेडिंग किस कदर है, और उसे नोटों की पड़ रही है। परसों बैंक खुल जाएगा, मेरी अकाउंट में से निकलवा लेना। कितनी रकम पड़ी है तेरे अकाउंट में? अब बाप सिगरेट निकाल कर पीने लगा था। यही 4-5 लाख। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, परसों बुलवाऊँगा तुझे। मैं छोड़ आता हूँ तुझे। कोई ज़रूरत नहीं, तेरी घरवाली घर में है। फिर अब्बा ने कुनखियों से मेरे हाथों की तरफ देखा। ख्वामख्वाह इसने सोने की चूड़ियाँ पहन रखी हैं हाथों में। आजकल डकैतियाँ इस कदर हो रही हैं, मगर तुझे तो ज़रा सा भी एहसास नहीं। मैं अपने कमरे में खड़ी थी और बाप बेटे की गुफ्तगू को झगड़ा समझ रही थी, मगर ये मामूल की गुफ्तगू थी। तो अब्बा मेरे आप कहने पर यूं ही जुज़बुज़ नहीं हो रहे थे। उनकी अपनी औलाद भी ऐसे ही बात करती है और ये उनका अपनापन है। मैं उलझ सी गई थी। हारून बैरूनी दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गए थे। अब्बा ठीक कह रहा था, न जाने तुम्हें सोना पहनने का इतना शौक़ क्यों है।
सुबह मुझे दे देना, बैंक में डाल आऊँगा। बरी का जेवर अब्बा ने वलीमे के बाद ही तिजोरी में डलवा दिया था। जहेज का जेवर हल्का समझकर अब्बा ने छोड़ दिया था, मगर 2-3 बार पहले भी बैंक में डलवाने को कह चुके हैं और अब मैं ऐसा ही करूँगा। आखिर मैं अकेला मर्द किस किस चीज़ की रखवाली करता फिरूँ, घर की या तुम्हारे मालो असबाब की? सिर्फ मेरी, मैंने शरारत में कहा तो हारून ने हैरानी से मेरी तरफ देखा और फिर मामूल के मुताबिक खुश्क लहजे में बोले, हर वक्त के ठिठोल और मजाक मुझे अच्छे नहीं लगते। हाय, मैं हर वक्त कौन सा तुम्हारे पास बैठी रहती हूँ, और क्या तुम्हारे यहाँ मियाँ बीवी मजाक नहीं करते? मगर मैंने खामोशी पर ही इत्तफाक किया। हारून का मूड बिगड़ा हुआ था और वो हमेशा ही बिगड़ा हुआ रहता था, ये उनका ख़ानदानी मसला लगता था। मैं कमरे से बाहर निकल गई, इससे कबल कि मेरा अपना मूड ख़राब हो जाता। सिवाय कानों की छोटी बालियों और नाक की लौंग के मेरे पास कुछ ना छोड़ा गया, और जहेज का जेवर भी बैंक की जीनत बन गया। ये तो मुझे बाद में पता चला कि जो चीज़ एक बार चली जाती है वो वापस नहीं आती। बस यूं ही जिंदगी गुजर रही थी कि अचानक एक सानहा हुआ और मेरी सास अचानक हार्ट अटैक होने से अल्लाह को प्यारी हो गई। मुझे उनकी मौत का गहरा सदमा हुआ। मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। हारून को भी माँ से बहुत मोहब्बत थी, वो खुद बच्चों की तरह रो रहे थे। वो अच्छी भली मेरे पास से होकर गई थी, अपने हाथ से पकौड़ों वाली कड़ी बनाकर लाई थी, जिसे मैंने बहुत शौक से खाया था। शाम को घर गई और थोड़ी ही देर में इत्तला आ गई कि वो फौत हो गई। हारून मुझे लेकर अपने आबाई घर पहुँचे। ये घर और तंग गलियाँ मैं शादी के बाद पहली बार देख रही थी। मैं सास की चारपाई के पास बैठ गई। कुछ वक्त गुजरने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं ही सिर्फ सास की चारपाई से लगी बैठी हूँ, बाकी उनकी बेटियाँ और बड़ी बहू जनाजे के आसपास कहीं भी नहीं है। मोहल्ले की औरतों ने और ख़ानदान की बड़ी बूढ़ियों ने नहलाने वाली का इंतज़ाम कर लिया था। उन्होंने मुझे वहाँ से हटा दिया। जैसे ही कमरे से निकली, सहन में आई तो खातून कहने लगी, सब ऊपर बैठे हैं, तुम भी ऊपर चली जाओ। मैं ऊपर चली गई तो देखा वहाँ बेटियाँ बैठी रो रही हैं। बड़ी बहू नसरीन थोड़ी देर उनके पास बैठती है, फिर किसी बच्चे की हाजत रवाई के लिए उठ जाती है, जबकि बेटियाँ अपने घरेलू हालात डिस्कस कर रही हैं। अम्मा को आखिरी गुस्ल दिया जा रहा था। इस वक्त तो बेटियों का उनके करीब होना बहुत ज़रूरी था। शायद ये सवाल मेरी ज़ुबान से पहले मेरे चेहरे पर रकम हो गया था। मुन्नी मेरी सबसे बड़ी नंद, जिनका नाम महनूर था, खुश्क आंखों से धाड़े मारते हुए बोल रही थी, हाय, हम तो अम्मा के करीब भी नहीं जा सकते, कमबख्ती है परहेज़। परहेज़? मैंने सवालिया निगाह दूसरी नंदों पर डाली। बाजी के 2 पहलोटी के बेटे होकर फौत हो गए थे, तब किसी मौलवी से इलाज कराया तो ये 8 बच्चे जिंदा सलामत है। मौलवी ने सख्ती से मौत मैयत का परहेज़ बता रखा है। बाजी तो दीवारों में टकरे मार रही थी। बहुत मुश्किल से बाजी को रोक कर बैठे हैं। मैंने गहरा सांस लिया, मेरा दम घुटने लगा था। बानो और रानो कवारी बच्चियां हैं। कहते हैं कवारी बच्चियों को बेवक्त मैयत के पास नहीं बिठाना चाहिए, चिपटने में आ जाती हैं। अब मुन्नी बाजी तफसीलात बता रही थी। अस्मा और अमरीन, बेसाख्ता मेरी निगाहें उन दोनों की तरफ उठी। छनो पूरे दिनों से है और अमरीन बहुत दिल छोड़ रही है। इसकी हालत ऐसी नहीं है कि उसे अम्मा के पास अकेले छोड़ा जाए, और वो कमबख्त कोको तो अभी तक आई ही नहीं। वो खानेवाल से शायद पैदल आ रही थी, जो अब तक नहीं पहुंची थी। फजर से पहले अम्मा को गुस्ल भी देकर तैयार कर दिया गया था। बेटियां माँ को देखने अभी तक नहीं उतरी। मैयत के पानी पे से टीप कर कैसे अंदर जाएं? पाँव आ जाएगा। माँ को जब बाहर गली में निकालेंगे तब ऊपर से देख लेंगे। नंदों की इतनी संगदिली पर मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। माँ सारी जिंदगी के लिए आंखों से ओझल होने जा रही थी और उन्हें परछाइयों की फिक्रें पड़ी थी। फिर बहू क्यों कर जाकर बैठती जब बेटियों का ये हाल था। ख़वातीन गुठलियाँ पढ़ रही थी या सिर्फ बातें कर रही थी, ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। तभी मर्दों की आवाज़ें आने लगी। गालिबन वो जनाजा उठाने आ रहे थे। ख़वातीन रास्ते में से गुठलियाँ समेटने लगी। पड़ी हुई और बग़ैर पड़ी हुई इकट्ठी कर दो, सारी पड़ी हुई शुमार होंगी। इस मंतक पर वो हैरान हो गई थी। मगर ऐसा तो नहीं होता। मैं अपनी ज़ुबान रोक न सकी तो दाहिनी तरफ खड़ी जमीला खाला कहने लगी, क्यों नहीं होता? एक गिलास पानी को पढ़कर एक भरी बाल्टी में डाल दें तो क्या सारा पानी पड़ा हुआ नहीं कहलाता? कितनी ज़बरदस्त दलील थी, मुझे कायल होना पड़ा। अजमत, हारून और उमर बहुत दिल बर्दाश्ता नजर आ रहे थे, जबकि मेरे ससुर उन्हें तसल्लियाँ दे रहे थे। जनाजा घर से निकला तो वो आहो बका का तूफान उठा। अगर मैंने अपनी नंदों की असलियत रात भर ना देखी होती तो उनके मातम पर ज़रूर घायल हो जाती, लेकिन मैं दीवार से लगी खड़ी चुपचाप तमाशा देखती रही। बहरी जिंदगी भर के लिए छोड़कर जा रही है। अब्बा का भी बिलाखिर जब टूट गया और वो रोते हुए बोल रहे थे,
बहरी इतनी जल्दी साथ छोड़ दिया। रानू और बानो को तो ठिकाने लगा जाती। अब्बा के रोने से हजूम पे और भी रिक्कत तारी हो गई और औलादें भी शदोमत से रोने लगी। हौसला कर रहमत अली, अगर तू ही हौसला छोड़ देगा तो बच्चों को कौन संभालेगा? अब्बा ने फौरन हौसला पकड़ा, बाजुओं से आंखें पोंछी। मेरे दिमाग में एक ही लफ्ज़ चुभ रहा था, बहरी। आखिर ये अब्बा बहरी किसे कह रहे थे? 3 दिन मुझे वहाँ रहने का मौका मिला तो मुझे ये मुअम्मा समझ में आ गया। अब्बा अम्मा को शुरू से ही बहरी कहा करते थे। ये भला क्या मंतक हुई? क्या अम्मा को कम सुनाई देता था? मैं हारून से पूछे बिना न रह सकी। हारून चूंकि थके हुए थे इसीलिए बेजारी से जवाब देते हुए बोले, हमारे यहाँ ना मर्द ख़वातीन के नाम लेते हैं और ना ही औरतें मर्दों के नाम लेती हैं, इसीलिए कोई भी नाम रख लिए जाते हैं। अब्बा प्यार से अम्मा को बहरी कहा करते थे। प्यार से? मैं तकरीबन चीखी थी। हाँ, प्यार से। गुस्से में तो अब्बा अम्मा को सुसरी कहा करते थे। हारून माँ की बातें करने पर नए सिरे से हशाश बशाश हो गए थे। अभी मैं बहरी लफ्ज़ को हजम भी ना कर पाई थी कि सुबह मैंने अजमत अली के मुंह से सुना, वो नसरीन भाभी को आवाज़ दे रहे थे, लंगड़ी, अरे ओ लंगड़ी। हालांकि नसरीन भाभी दोनों टांगों से बिल्कुल फिट थी, उसके बावजूद वो अपनी बीवी को लंगड़ी कहकर बुला रहे थे। मैंने हारून की तरफ देखा और वो बेसाख्ता मुस्कुराहट मेरे होठों पर बिखर गई। सवाल अभी चूंकि मेरे दिल में ही था, इसलिए हारून ने खशमगी निगाहों से मुझे घूरा और मैं जल्दी से संभल गई और ये सवाल मेरे अंदर ही दम तोड़ गया कि हारून मुझे मुस्तकबिल में क्या कहकर बुलाया करेंगे। हारून को चूंकि मस्जिद में कुल के लिए जाने की जल्दी थी, इसीलिए फौरन चले गए और मैं वहीं चौकी पर बैठकर मुंह हाथ धोने लगी। सिवाय पानी के वहाँ मुंह धोने के कुछ भी लवाजमात नहीं थे। मंजन टूथपेस्ट तो दूर की बात, मैंने भी ऐसे ही कुलियाँ करके छपाके मार लिए और अपने दुपट्टे से मुंह साफ करने लगी। 3 दिन से मेरे बाल ऐसे ही बंधे पड़े थे और उलझ उलझ कर चुटिया से निकल गए थे। अपनी घनी चुटिया की बेतरतीबी पे मैंने नागवारी से निगाह डाली और उसके बल खोल लिए कि जल्दी जल्दी कंघा मारकर उन्हें तो दुरुस्त कर लूं, लेकिन मुझे सारे घर में कंघा ढूंढने से भी ना मिला। रानो और बानो से कंघा मांगा तो उन्होंने पहले तो हैरत से मुझे देखा, फिर कहने लगी, कंघा, शीशा, क्रीम पाउडर हमारे घर में अजमत भाई के बच्चे रहने नहीं देते। कंघों की तो काटियाँ बना लेते हैं। किसी चीज़ को डोर के साथ बांधकर उड़ती पतंग पर मारकर पतंग तोड़ने या टूटने वाली चीज़ को काटी कहते हैं। और पाउडर क्रीम नसरीन भाभी सहूलत से अपने कमरे की दीवारों पर रगड़वा लेती हैं, इसीलिए ये चीज़ें हमने रखना छोड़ रखा है। तो तुम लोगों का अपना गुजारा कैसे होता है? मेरा सवाल बिल्कुल जायज़ था। ये अपना मुन्नी बाजी का घर बिल्कुल सामने ही तो है, वहाँ से ले लेते हैं। मैंने उंगलियां डालकर बाल सीधे किए और बल डालने लगी। ए लंगड़ी, अजमत भाई की आवाज़ आई। क्या मुसीबत है? नसरीन भाभी अंदर से ही तिलमिलाते हुए बोली, ज़रा जल्दी नीचे उतर जा, कमबख्त घर गई ही कब है, 3 दिन से यही पड़ी हैं। नसरीन ने दुपट्टा कान पे से उड़सा। अजमत भाई जीने पर से हटे तो मैं नीचे उतरने लगी। सामने ही मेरे सबसे बड़े नंदोई खड़े थे। गालिबन वो चने और मीठे मखाने लाए थे जिन्हें लेने वाला कोई नहीं था। नाचार मुझे ही लेना पड़ा। चने पकड़ाकर वो मुझसे कहने लगे, मुन्नी से कहना कुल खानी से फारिग होकर ज़रा जल्दी घर आ जाए, मेहमान ठहरे हुए हैं, उनके भी चाय पानी का बंदोबस्त करना है। इकराम भाई चले गए थे और सिर्फ एक लफ्ज़ मेरे जहन में अटक गया था, मुन्नी। तो गोया मेरे नंदोई मेरी नंदों को उनके नाम से पुकारते हैं। ये जहालत तो मेरे ससुराल में फैली हुई है कि औरतों को माजूर बनाकर न जाने कौन सी खुशी हासिल होती थी। और जब मैंने मुन्नी बाजी के कान में इकराम भाई का पैगाम दिया तो वो भड़क गई। दिखता नहीं उसे, माँ मरी है मेरी, कोई शीर ख्वार बच्चा नहीं मरा। अम्मा के 10वें तक तो मैं घर से पाँव भी ना निकालूंगी। आखिर अब इस घर में बड़ा है ही कौन? नसरीन को तो सिवाय बच्चों की गिनती के और कोई काम नहीं। और तुम ठहरी नहीं नवेली, बाकी बहनों में इतनी समझ बूझ नहीं। अम्मा की ज़िंदगी से ही मैं अम्मा का बाजू बनी हुई थी, वरना अम्मा को कहाँ थी इतनी सूझबूझ। अब वो फिर आंसू बहाने लगी थी। मोहल्ले की औरतों ने उसके नादीदा आंसू पोंछे। कौन होता है किसी का, ज़रा सा गम भी ना बांटा उसने मेरा। देख कैसे घर आने का कह गया। हाय अम्मा, दीदों का पानी मर गया लोगों का। तू थी तो तुझसे गम बांटने आ जाया करती थी, अब कौन सुनेगा मेरी। उसके बाद मुन्नी बाजी ने एकदम आंसू पोंछे, जो कि आए ही नहीं थे, और बिगड़ कर बोली, अब्बा से ही सीधा करवाऊंगी उस मौलवी की औलाद को। आ लेने दे अब्बा को। लो तुम गुठलियाँ पढ़ो, वो औरतों से मुखातिब होकर कह रही थी। और मैं इस गम की धूप छाँव से परेशान एक तरफ कोने में टिक गई। अल्लाह अल्लाह करके 3 दिन गुजर गए। औरतें अपने अपने घरों को चली गईं। 2 घंटे के बाद फिर आ गईं।
सारा दिन यही आवत जावत रही। मौजू अम्मा ही थी। अम्मा का अखलाक मोहल्ले में सबसे अच्छा था। किस्मत से मोहल्ले की पहली औरत थी जो अपने मर्द के कंधे पर गई थी, वरना अमूमन औरतों ने ही मर्दों को आगे भेजा था। इस बात पे मोहल्ले वालियां अफसोस कर रही थी। बहुत जालिम है रहमत अली, अक्खड़ दिमाग का आदमी है। फिरदौस बेचारी भोली औरत थी, सारी उम्र शौहर की मानती आई। दोपहर तक मैं इस माहौल से बेजार हो चुकी थी। अब तो कहीं से भी खाना आने की उम्मीद नहीं थी। न जाने ये घरवालियां खाना क्यों नहीं बनाती। मुझे चाय की तलब ने सताया तो मैं दबे पांव ऊपर आ गई। सोचा एक कप चाय पी लूंगी तो नए सिरे से तवाना होकर हालात का मुकाबला कर सकूंगी। चूल्हे के करीब गई तो माचिस नहीं मिली। बानो सीढ़ियां चढ़ती नजर आई तो झिझकते हुए बानो से कहा, बानो जरा माचिस तो देना, मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी। बानो माचिस देने के बजाय वापस सीढ़ियां उतरकर नीचे चली गई। मैं वहीं बैठकर बानो का इंतजार करने लगी। बानो नहीं आई तो मैंने खुद तलाश शुरू कर दी। माचिस तो क्या, चाय की पत्ती चीनी भी मुझे इस किचन में, जो जीने के नीचे खुला हुआ बना था, नहीं मिली। बिल आखिर में थक हार कर गली की खिड़की खोलकर बाहर देखने लगी। इस तंग गली में 14-15 मकान थे और आपस में ऐसे मिले हुए थे कि अक्सरियत लोगों ने दाहिनी बाहिनी घरों की दीवारें तो पड़ोसियों की संभाल रखी थी। गली में जा बजा गंदगी का ढेर पड़ा था। गली के वस्त से ही एक चौड़ी सी खुली नाली गुजर रही थी, जिसमें से सारे मोहल्ले का पानी निकलता था। हर घर के आगे चबूतरा जरूर था, जहां मैंने देखा था खवातीन शौक से बैठी रहती थी। अक्सर घरों में सहन नहीं थे, ये चबूतरे सहन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते। इन चबूतरों पर खवातीन घंटों बैठकर एक दूसरे की गिबतें करती और जब अंदर जाने का वक्त होता तो एक दूसरे का कहा सुना माफ करके उठ जाती। गोया जिनकी गिबतें करती उनसे माफ़ी की ज़रूरत नहीं थी, अलबत्ता आपस में एक दूसरे को माफ़ कर देती। अब भी जमीला खाला की बेटी अपने चबूतरे पर बैठी दाल चावल साफ कर रही थी। अब और चबूतरे पर मुन्नी बाजी के बच्चे खेल रहे थे। यकीनन ये घर मुन्नी बाजी का ही होगा। जरा फासले पर नसरीन बुआ की पोतियां भी बैठी एक दूसरे के सर में तेल लगा रही थी। तभी बानो मुन्नी बाजी के घर से निकलती दिखाई दी। लो भाभी, ये माचिस ले लो। बानो दौड़ती हुई ऊपर आई। हाय, तुम माचिस लेने मुन्नी बाजी के घर गई थी? नहीं गई तो मैं जमीला खाला के घर थी, मगर वो कहने लगी मुन्नी का घरवाला ले गया है माचिस, तो फिर मुझे इकराम भाई के घर जाना पड़ा। उफ, मैंने रुका हुआ सांस छोड़ा। मेरा ख्याल था अम्मा की फौतगी की वजह से घर उलट पलट हो रहा होगा, इसीलिए बानू ने ऐसा कहा होगा। लेकिन मुझे ये बाद में पता चला कि चंद चीज़ें ऐसी ही हैं जो अहले मोहल्ला मिलजुल कर इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू, माचिस, छुरी, सुई धागा, चिमटा, कैंची और तो और कंघा भी। हफ्ते बाद हारून ने घर जाने की नवीद सुनाई तो मैं खुश हो गई, लेकिन घर जाते हुए उन्होंने ये भी सुना दिया कि अम्मा के चेलहम तक तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा। मैं अलबत्ता आता जाता रहूँगा, मेरे काम का मसला है। तुम बानो और रानो के पास रहोगी। रानो और बानो अम्मा के बाद बिल्कुल अकेली हो गई हैं। अम्मा के बाद घर में कोई भी जिम्मेदार औरत नहीं। नसरीन को तो अपने बच्चों के सिवा किसी का होश नहीं है। बाकी बड़ी बहनें सब अपने अपने घर की हैं। आने जाने वालों का तांता बंधा हुआ है। किसी बड़े का हर वक्त घर में होना ज़रूरी है। वैसे भी अब्बा ने तुम्हारा ही नाम लिया है। मैं खामोश हो गई कि उनकी बात भी किसी हद तक दुरुस्त थी। मैंने अपने बैग में ज़रूरत की सारी चीज़ें रख ली थी। 4-5 बिल्कुल सादा सूट, कंघा, टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, तौलिया, शीशा, क्रीम, फिर माचिस भी रख ली। चाय के लवाजमात भी रख लिए। एक चादर और तकिया भी रख लिया। हाय, तुम क्या दूसरे मुल्क में जा रही हो जो इतनी गठरी बांध ली? हारून ने एतराज़ किया तो मैं खामोश रही। मुझे पता था अगर मैंने हारून को कोई बात बताई तो वो अपनी तज़हीक समझते हुए मुझे कुछ भी ले जाने नहीं देंगे। नंदे मेरी फ़िलहाल यहीं टिकी हुई थी। जाहिर है घर में अफराद ज़्यादा थे तो सबसे बड़ा मसला घर में खाना पकाने और काम काज का था। 2 ही दिन में मुझे अंदाज़ा हो गया था कि रानो और बानो अपनी चारों बड़ी बहनों से तंग आ चुकी हैं और सोच रही हैं कि किसी न किसी तरह उसे अपनी बहनों को यहाँ से निकाल दें। मगर वो भी चारों ढीठ थी, आपस में भी लड़ती रहती और छोटी बहनों को भी जताती रहती कि वो लोग उन दोनों की वजह से यहाँ रह रही हैं। हर आने जाने वाली औरत से यही कहती, आखिर कवानी बच्चियाँ हैं, अकेला किस पर छोड़ दें। सोचने की बात थी। अम्मा के चेहलम तक तो वो लोग रुक रही थी। चेहलम के बाद क्या सबब होना था, ये एक मुअम्मा था। अभी अम्मा का 10वां ही हुआ था और भर भर आटे की थालियाँ तीनों वक्त पका पका कर मेरी पसलियों से भी पसीना निकलने लगा था। हंडिया भी मैं ही बनाती थी, लेकिन मेरे पकाने के बाद बानो या रानो थोड़ा सा अब्बा के लिए निकालकर सालन में पानी डालकर देगची भर देती, जिसमें मुझे बद जायका खाना बनाने पर बातें सुनना पड़ती। एक दिन हारून मुझ पर बहुत बिगड़े और कहने लगे, तुम में और नसरीन में कोई फ़र्क नहीं है।
वो भी कामचोर है और तुम भी। मैं बहुत दिल बर्दाश्ता हुई और मुझे अपनी जेठानी से दिली हमदर्दी महसूस हुई। मैं नसरीन भाभी को वाकई कामचोर समझती थी। अब मुझे अच्छी तरह हालात का अंदाज़ा हो गया था। आज मैं फारिग होकर नसरीन भाभी के पास जाकर बैठ गई। नसरीन भाभी तो लबे लबाब भरी बैठी थी। मुझे देखते ही शुरू हो गई। मैं खामोशी से सुनती रही। फिर भी रानो और बानो ने फ़ौरन ही अब्बा और हारून से ना जाने क्या कहा कि उन्होंने मेरे नसरीन भाभी से बात करने पर पाबंदी लगा दी। मैं नसरीन भाभी से कतराने लगी थी, मगर उनके हाथ तो जैसे एक मशगला आ गया था। वो गाहे बगाहे ऊपर चक्कर लगाती और अपने दुखड़े सुनाती। मैं खूब समझ रही थी कि ससुराल वालों की नज़र में मुझे बुरा करने के लिए वो मुझसे चिपकने की कोशिशें कर रही हैं। अब इसका यही इलाज था कि रानो और बानो से नसरीन की शिकायत लगा दूं, क्योंकि रानो और बानो वो ज़राया थी जो सीधे व्हाइट हाउस पहुंचते थे और व्हाइट हाउस का हुक्म भी वही लाती थी। इतने सारे बर्तन और रोटियां होती हैं। तुम लोग नसरीन भाभी से कहो ना थोड़ा मेरा हाथ बटा दिया करें। यूं भी वो मेरे पास 2-2 घंटे बैठी तुम लोगों की बुराइयां ही करती रहती हैं। वो तो कहती हैं कि तुम हमारी बुराइयां करती हो। बानो ने इंकिशाफ किया तो मैं शशदर रह गई। मैं भला क्या बुराइयां करूंगी तुम्हारी? मेरी आवाज़ हलक में फंस गई। हमें पकाकर जो खिला रही हो, हमारी माँ मरी है, अब हम खुद पकाएं खुद ही खाएं। ये कहकर बानो ने रोना शुरू कर दिया। पहले थोड़ी जिम्मेदारी डाल दी अब्बा ने, ऊपर से ये खाना पकाना भी। 40 दिन भी ना निभा सकी तुम तो, और हमने तुम्हें 3 महीने बिठा कर खिलाया। मगर मैंने ये सब कुछ कब कहा है? मुझे गुस्सा आ गया। नसरीन भाभी बता रही थी कि तुमने कहा है। चारों बड़ी नंदे रीछ की तरह हर वक्त खाने पर चिपटने को तैयार रहती हैं, और रानो और बानो को तो थानेदारी के सिवा कुछ आता ही नहीं। और तुमने ये भी कहा कि अब्बा हर रोज़ 300 रुपये खर्च के देकर जाते हैं, जिसमें से बानो 100 रुपये तो छुपा लेती है और 200 का दाल दलिया पकवाती है, और रात को ये बताती है कि उसने पूरे 300 रुपये खर्च किए थे, फिर भी ढंग सलीके का खाना ना पका। अल्लाह जानता है, मुझे तो इन सब बातों का तुम्हारे मुंह से पता चल रहा है। मुझे तो किसी भी बात की खबर नहीं, और मुझे क्या पता अब्बा कितना खर्च देकर जाता है और तुम 100 रुपये बचाती हो या 50। रानो और बानो ने एक दूसरे की शक्ल देखी। मैं तुमसे पहले ही कह रही थी, हिरा भाभी ऐसी नहीं लगती, ये ज़रूर नसरीन की ही साजिश है। वो दोनों नसरीन भाभी की खसलत से अच्छी तरह वाकिफ़ थी। जल्दी मेरी बात का यकीन कर लिया। मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, जी चाह रहा था कि नसरीन भाभी को जाकर खरी खरी सुनाऊं, लेकिन खामोशी इख्तियार की। कुछ दिन से उनके रवैये मुझसे खिंच रहे थे, अब शीरो शकर हो गई। हम करवा दिया करेंगे तुम्हारे साथ काम, वैसे भी उसे तो सिर्फ रोटियां तोड़नी आती हैं। उसकी 9 की पलटन का बोझ भी हमारे ही सर पर था, और अब तुम्हें पकाना पड़ रहा है। हालांकि अब्बा ने उसे अलहदा कर दिया था, उसके बावजूद ये औरत पकाकर खुद नहीं खा लेती। शोहर और बच्चों की परवाह भी नहीं है इसे। मैं हक दक रानो और बानो को देखने लगी। राशन तो सारा बच्चों से बिकवा देती है और पैसे अपने संभाल लेती है। खूब रकम जमा कर रखी है। हर वक्त यही रोना है, आटा नहीं है, कभी चावल नहीं है, कभी चीनी नहीं तो कभी घी नहीं। अब्बा भी अब थक गए हैं। रानो और बानो की मुबालगा आराई पर मैं हैरान थी। राशन नाम की तो कोई चीज़ मैंने इस घर में देखी ही नहीं थी। करीबन 20 दिन हो गए थे मुझे यहाँ। मुझसे चुप ना रहा गया। मैंने भी कह डाला। नसरीन भाभी तो कह रही थी रोज़ाना का नाप कर देते हैं, 9 बच्चों का साथ है, कभी पेट ज़्यादा भी मांग लेता है, इसलिए बच्चों को ऊपर भेज देती हूँ। मेरे इंकिशाफ पर रानो और बानो के मुंह उतर गए। फिर ढिठाई से बोली, हमने बताया ना कि ये गली के नुक्कड़ पर परचून वाले की दुकान है, यहाँ बिकवा देती हैं राशन। एक दिन तो हद हो गई, रात को 1 मन आटा आया, सुबह उठे तो सिर्फ 10 किलो रह गया। या अल्लाह, क्या भूत खा गया। कुछ सुराग ना मिला। फिर जब नसरीन भाभी का पोल खुला तो पता चला कि ये कारस्तानी भी उन्हीं की थी। तब से अब्बा हमें भी रोज़ाना का राशन ला कर देते हैं। फिर तो ठीक करते हैं अब्बा। मैंने लाचारी से करीब पड़े 1 पाव के घी के खाली पैकेट को देखा और उन पुर्जों को जिनमें रोज़ाना हल्दी मिर्च मसाला सामने वाले दुकानदार से महीने के महीने उधार आता था। रोज़ाना दाल सब्जी गोश्त के हमरा अब्बा घी की थैली और मिर्च मसाला भी ला कर देते, जबकि बकौल नसरीन के मैंने तो कभी उनके यहाँ वाफर अशिया नहीं देखी। दुकानदार को बिल रो रो कर देते हैं, तभी वो सामान भी थोड़ा थोड़ा देते हैं। मुझे सुबह मुंह हाथ धोने के बाद बाल बांधने की आदत थी। सख्त जहर लगती थी मुझे वो ख़वातीन जो सर झाड़ मुंह फाड़ सवेरे ही घर के कामों में जुट जाती थी। मगर यहाँ आकर यही तमाशा देखने को मिला। बालों में कंघी करना तो दूर, मुंह धोने की भी जहमत कोई नहीं गवारा करता। बस दांत साफ किए और नाश्ता कर लिया। यही हाल मेरी जेठानी का भी था और यही हाल मेरी नंदों का भी। शायद वो इस तरह बेहाल दिखाई देकर माँ का गम मना रही थी। मेरी देखा देखी सुबह सब सलीके से मुंह धोने लगी और नसरीन भाभी खुसूसन चोटी बनाने लगी। वो जो 2-3 रंग के कपड़े एक साथ पहनती थी, अब पहनावे में भी तनासुब आ गया था। ए लो, हिरा के आने से तो तुम्हें भी बाल बांधने आ गए और कपड़े भी सलीके से पहनने लगी हो।
मुन्नी बाजी ने नसरीन भाभी पे चोट की तो वो चमक कर बोली, तुमने भी तो उसकी देखा देखी सुबह मुंह धोना शुरू कर दिया है, वरना दोपहर तक गंदा मुंह लेकर फिरा करती थी। जोड़ा भी रोज बदल कर आती हो, और अब तो तुमने चाक भी सीना शुरू कर दिए हैं। पहले तो तुम्हारे चाक उधड़े ही रहते थे। मुन्नी बाजी जब खुद तंज की लपेट में आई तो बिलबिला उठी, जलती है तू मेरे फैशन से, बड़े चाकों का फैशन है ये भी नहीं पता, और आधे बाजू तुझे अजमत पहनने जो नहीं देता। 4 नंदे और नसरीन भाभी अकेली, मेज तो कांटे का नहीं था। और फिर क्या हुआ, रफ्ता रफ्ता मोहल्ले की औरतें नसरीन भाभी के साथ ही बनती गईं। देखते ही देखते सारा मोहल्ला एक तरफ और मेरी चारों नंदे एक तरफ। अब नसरीन भाभी थक कर बैठ गई थी और उनकी साथी खवातीन दिफाई पोजीशन संभाले हुए थी। मैं बड़े मज़े से इस मंजर को खिड़की में से कोहने टिकाए देख रही थी कि अचानक मोहल्ले की एक औरत की निगाह मुझ पर पड़ी, और फिर दूसरी और तीसरी, और यूँ सारी औरतों ने बिमा नंदों के मुझे देखा, और जंग गैर एलानिया तौर पर आपो आप बंद हो गई। सन्नाटा छा गया। मुझे अचानक इस चीज़ का एहसास हुआ तो मैं शर्मिंदगी के मारे वहाँ से हट गई। बाकी सब लोग भी अपने अपने घरों में घुस गए थे। यहाँ ससुराल में इतने आइटम थे कि दिन गुजरने का तो पता ही नहीं चलता था, और रात को थक कर लेट तो सुबह मेरी आँख ही नहीं खुलती, और अजमत भाई का मंझला बेटा मेरे सिरहाने खड़ा होता था। चाची, अब्बू कह रहा है कंघा दे दो। जब से मैं कंघा साथ लाई थी, सबसे पहले सुबह अजमत भाई वो कंघा मंगवाते थे, फिर वो अब्बा की तरफ पास हो जाता था। ज़रूर नसरीन भाभी भी वही कंघा करती होंगी, तभी तो उनके बाल सलीके से जमे नजर आने लगे थे, और फिर सारी नंदे भी वही कंघा इस्तेमाल करती। मैं अहमद को कंघा देकर मुंह धो रही थी, तब दरमियान की मंजिल से अजमत भाई की आवाज़ें आ रही थीं। चलो, हारून की घरवाली के आने का कुछ तो फ़ायदा हुआ, कंघा अपने घर का हो गया, अब मुन्नी से जाकर मंगवाना नहीं पड़ता। मुझे मुंह धोते हुए हंसी आ रही थी। कंघा न हुआ, मुल्क में बिजली का हसूल हो गया, जिसमें हम खुद कफील नहीं हो सकते। इतनी सी देर में गली में शोर मच गया, सभी मौके वारदात की तरफ दौड़े। आवाज़ें नसरीन बुआ के घर से आ रही थी। मालूम हुआ नसरीन बुआ की पोती ने कल शाम को मशीन लगाकर कपड़े धोए। रात को तेज़ हवा चली तो कपड़े उड़कर इधर उधर चले गए, जो कि अहले मोहल्ला से मांग लिए गए। अब फड्डा किस चीज़ का था? फातिमा की शलवार नहीं मिल रही थी, और वो उसका नया सूट था। शलवार के पांचों से लेकर बेल्ट तक खूब लेस और लड़ियाँ टंगी थी। अब वो शलवार गायब थी। फातिमा को शक था सामने वाली मुनीरा ने चुराई है। मुनीरा बाजी अपने ऊपर इल्ज़ाम लगने पर उल्टा कोसने गालियाँ दे रही थी। फातिमा ने हंगामा खड़ा कर रखा था, और नसरीन बुआ दीवार पर आधी लटकी थी और हलक फाड़ फाड़ कर उन कोसनों को रिवर्स कर रही थी। शलवार का मसला जूं का तू था। ऐसा तो कभी हुआ नहीं कि मोहल्ले से कपड़ा गायब हो जाए। तुम्हारा कोई कपड़ा आया फिर पूछूंगी तुम्हें। नसरीन बुआ मुंह पर हाथ फेर फेर कर कह रही थी। फिर मुनीरा बाजी कहने लगी, सोचने की बात है, मैं खाली शलवार चुरा कर क्या करूंगी? अपने बेटे का सेहरा बना लेना, और क्या करोगी? नसरीन बुआ ने जलकर कहा तो मेरी हंसी छूट गई। मुनीरा बाजी फिर बाप भाई को कोसने लगी थी। उसका मौक़िफ़ था जिसने चुराई है उसका भाई मरे, बाप मरे। नसरीन बुआ कहती थी आमीन, क्योंकि नसरीन बुआ खुद इतनी बूढ़ी थी कि बाप भाई पहले ही मर चुके थे, जबकि मुनीरा बाजी का सारा ख़ानदान था। लड़ाई बढ़ती ही जा रही थी। मैं हंसी जब्त करते हुए अंदर कमरे में चली गई। दरवाजे में ही कदम रुक गए। फातिमा की शलवार रानो और बानो के पास थी, और वो खी करती हुई उसे कैंची से कतर रही थी। अब उसकी कज़िन जमीला खाला के घर फेंक देंगे, दोनों का खूब बेचा लड़ेगा। बहुत इतराती थी ना फातिमा फैशन के कपड़े पहनकर। अब इस कमीज़ के नीचे दुपट्टे की धोती बांधेगी। उनकी खीखी बंद ही नहीं हो रही थी। इस साजिश पर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन से रख गई। बजाय अंदर जाने के मैं तो नीचे उतर गई। क्या मालूम वो मेरा ही नाम लगा दे, फिर मैं क्या करती? अल्लाह जानता है। शुरू में तो मुझे सोगवारियत ने खासा बोर किया, फिर जो मिनट मिनट में नए चैनल सुनने को मिले तो मैं तो सारे ड्रामे फिल्में ही भूल भाल गई। महीना होने को था। यूं तो बड़ी नंदे 10वीं के बाद चली गई थी, मगर रोज़ाना दोपहर तक आ जाती, फिर रात गए ही जाती। मुन्नी बाजी का अलबत्ता मामला और था। वो हमा वक्त यही मौजूद होती, और रानो और बानो मुन्नी बाजी के घर। अब सोचने की बात, मुझे तो रानो और बानो के लिए यहाँ छोड़ा गया था, मगर उन्हें तो किसी की ज़रूरत ही नहीं थी। मुन्नी बाजी के घर केबल आता था और वो उससे लुत्फ़अंदोज़ होती रहती। अब्बा ने अपने घर में केबल नहीं लगवाई थी। उनका ख्याल था कि केबल से नौजवान नस्ल बिगड़ रही है। अब्बा खुद रात देर से घर आते कि चाय वाले के होटल पर केबल के ड्रामों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होते। घर में चूँकि मैयत हुई थी और अम्मा की रूह 40 दिन तक घर में ही फिर रही थी, इसलिए घर में 40 दिन तक टीवी की बंदिश पर सख्ती से अमल किया जा रहा था। मुझे तो खुद टीवी से इतनी रग़बत नहीं थी, सो घर के अंदर तक ही था। घर से बाहर हर शख्स को आज़ादी थी। रानो और बानो मुन्नी के घर टीवी देखने चली जाती। मुन्नी की एक टांग अपने घर में और एक टांग माँ के घर में होती। जो कभी दोनों टांगें इकट्ठी हो जाती तो पूरे मोहल्ले की गश्त करने निकल पड़ती।
चूँकि मुन्नी बाजी कमेटियाँ डालती थी, इसीलिए घर घर जाना उनका काम था। अम्मा के इंतकाल को 1 माह हो गया था और मुझे खुशी थी कि सिर्फ 10 दिन रह गए हैं इस मशक्क़त के। तभी मैंने घर में उमर की शादी की बातें सुनी। मुझे हैरानी हुई। अभी तो अम्मा का चेहलम भी नहीं हुआ और ये किस दिल जिगरे से उमर के सर पर सहरा सजाने के ख्वाब देख रहे हैं। उमर कोई भागा तो नहीं जा रहा। चूँकि उमर की निस्बत अम्मा ने तय कर रखी थी, इसीलिए तय ये पाया कि अम्मा के चेहलम के बाद उमर की शादी करवा देंगे। इस तरह घर में एक और बहू आ जाएगी जो हर वक्त रानो और बानो के पास रहेगी। हालांकि देखा जाता तो रानो और बानो को तो किसी के साथ की ज़रूरत ही नहीं थी। अम्मा के मरने के बाद तो वो और भी शतर बेमहार हो गई थी, बकौल जमीला खाला के। मौसी कहाँ बेटियों को गली में यूं फिरने दिया करती थी, और अब तो जब देखो मुन्नी के घर घुसी रहती हैं। मुन्नी खुद तो घर में टिकती नहीं, बहनों को क्या सलीका सिखाएगी। माँ के मरते ही पर निकल आए दोनों के। वाकई जमीला खाला ठीक ही कह रही थी, जबकि बाप भाइयों को खसूसन हारून को उनसे ज़्यादा यतीम मस्कीन कोई नज़र नहीं आता था। हर वक्त एक ही बात मुंह पर रहती, रानो और बानो का ख्याल रखना। अम्मा के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई हैं। लो सुन लो उनकी, मैं जल कर सोचती। उमर की शादी की तैयारियां शुरू हो गई। उमर की तारीख लेने जा रहे थे और मैं आईने में खुद को देखते हुए सोच रही थी, 2-4 माह निकाल लेते तो क्या हर्ज था। जेवर चूँकि मेरा बैंक में पड़ा था और फिर अम्मा को भी दिन ही कितने हुए थे, इसलिए मैंने सादा से कपड़े पहने और मेकअप भी हल्का सा ही किया और हारून के हमरा ससुराल आ गई। मगर जब मैंने रानो और बानो की तैयारी देखी तो मुझे ऐनक वाला जिन याद आ गया। भाभी, हम कैसे लग रहे हैं? उन्होंने दाद तलब नज़रों से देखा। मैं कहना चाहती थी कि तुम लोग मुँह धो लो, बहुत अच्छी लगोगी, मगर मैं कह ना सकी। हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो, मैं बस इतना ही कह सकी। और जब मैंने मुन्नी बाजी को तो मुझे लगा 10 रुपये हर माल वाला छाबा सारे का सारा मुन्नी बाजी के सर पर सजा है। पोनियाँ, क्लिप, मोतियों वाली सुइयाँ, हेयर क्लेचर, क्या कुछ नहीं था जो मुन्नी बाजी ने सर पर लगा रखा था। आंखों में अफशा रानो और बानो की तरह ही लगी थी और मैं समझ गई ये सारी एक ही जगह तैयार हुई होंगी। तुमने इतने सादे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? मुन्नी बाजी ने तनकीदी नज़रों से मुझे देखा। यही वक्त होता है देखने दिखाने का। हमारी नाक कटवानी है क्या बिरादरी में? कोई ढंग के कपड़े नहीं पहन सकती थी तुम? मुन्नी बाजी के लताड़ने पर मैं खजल सी हो गई। सामने से नसरीन भाभी को आते देखा तो मेरा रंग उड़ गया। ज़रा देखो इसे, ये भी तो बहू है, अपनी शादी वाला जोड़ा पहना है उसने। और तुम्हारी तो शादी को अभी 6 महीने ही हुए हैं। सारे ही कपड़े नए थे, पहने क्यों नहीं? अच्छा, अगली बार पहन लूँगी। मैंने बमुश्किल जान छुड़वाई। नसरीन भाभी का होलिया मुझसे हजम नहीं हो रहा था। आतिशी कलर का गोटे वाला सूट जिस पर उसने सलीके से इस्त्री भी नहीं कर रखी थी। और फिर मैंने अस्मा, अमरीन और कोकब के होलियों को नोट किया। तकरीबन सारी बहनें मांग की अफशा से लेकर पाँव की पायल तक तैयार हुई थीं। आखिरकार जब हम गर्मी में बसों में धक्के खाकर तारीख लेकर आ गए तो सिवाय मेरे सबका होलिया बिगड़ चुका था। गर्मी की वजह से वहाँ भी ये परेशान हो रही थी। कहने लगी, सबसे ज़्यादा पुरसुकून हिरा भाभी रही। हमने तो फजूल इतनी तैयारियां की। तारीख निपटाकर मैं घर आई तो मैंने हारून से कहा, शादी और वलीमे की तकरीब के लिए मेरा जेवर निकलवा दे। वो रुखाई से बोले, तुम्हारे जेवर ना पहनने से उमर का निकाह नहीं रुक जाएगा। नसरीन को देखा था तुमने जेवर पहने हुए? इतनी महंगाई के दौर में कौन असली सोना पहनता है? सब नकली ज्वेलरी पहन रही हैं। तुम्हें भी इंडियन ज्वेलरी ला दूंगा, पहन लेना। मैंने हर चंद उन्हें कायल करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने बाप का सबक कैसे भूल सकते थे। मैं खून के घूंट भरकर खामोश हो गई। मैं अपनी वार्डरोब खोले बैठी थी और अपने जहेज और बरी के कपड़ों में से शादी और वलीमे में पहने जाने वाले सूटों का इंतखाब कर रही थी कि मेरी नंदे आ गई, अस्मा, बानो, रानो और मुन्नी बाजी। अब्बा कह रहे थे कि उमर की बीवी का कद भी तुम्हारे ही जितना है, तो तुम्हारे कपड़े अच्छी तरह से आ जाएंगे। अब चूँकि जल्दी जल्दी में शादी हो रही है और तैयारी भी इतनी खास नहीं हो सकी, तो 2-4 जोड़े तुम अपनी बरी से दे दो ताकि अफशा के कपड़ों की तादाद मुकम्मल हो जाए। मैंने अपनी बरी के कपड़ों में से अभी तक एक जोड़ा भी नहीं पहना था। साफ बात है, मुझे एक भी सूट पहनने लायक लगा ही नहीं था। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैंने सारी बरी उनके सामने रख दी। वो एक एक सूट को उठाकर देखने लगी। जब उन्होंने पूरे 10 सूट अगली बरी के लिए मुंतखब कर लिए तो मैंने उनसे कहा, अगर तुम्हें ये कपड़े इतने पसंद हैं तो तुम लोग भी अपने लिए इनमें से ले लो। तुमने पहने, मैंने पहने, एक ही बात है। वो तो खुशी से निहाल हो गई। फौरन सारे सूट बहनों ने आपस में बांट लिए। मेरे सर से बड़ा बोझ उतरा और इस नेकी के बदले जो मेरी बल्ले बल्ले हुई वो अलहदा। बारात और वलीमे पे उन सब ने मेरी बरी से ही कपड़े पहने। शादी पे खूब धूम धड़का हुआ। पूरे करोफर, बैंड बाजे, गोले पटाखे के साथ बारात रवाना हुई और फिर इस तरह वलीमा भी खूब धूम धड़के से किया गया।
तीसरी बहू घर में आ गई। अफशा का कद मेरी निस्बत छोटा था और सांवला रंग था। यूं तो नसरीन भाभी का कद भी छोटा था, लेकिन उनका रंग साफ था। नंदों ने उसे चील का खिताब दिया था। हालांकि अफशा तो उनके खास करीबी रिश्तेदारों में से आई थी। हमारी निस्बत उन्हें सबसे ज्यादा घुल मिल जाना चाहिए था, मगर इसका इश्तिहार सबसे पहले लगा। लेकिन अफशा ने अब्बा का दिल जीत लिया था। वो वाहिद बहू थी जो ससुर को पसंद आई थी। शायद इस वजह से भी नंदे अफशा से जलने लगी थी। एक रोज अफशा अब्बा से कहने लगी, अब्बा तेरे सारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं, मुझे खजाब ला कर देना, मैं तेरे खजाब लगा दूंगी। अब्बा शर्मा से गए कहने लगे, तेरी शादी पर हारून और उमर ने खजाब लगवा दिया था। सारे दोस्तों ने खूब मजाक उड़ाया। रहमत अली, क्या तू घोड़ी पर चढ़ने जा रहा है? अब क्या बताता, बेटा और बेटियों की फरमाइश है। हाँ तो अब्बा तेरी उम्र ही कितनी है, सच बन के रहा कर। अब अम्मा तो है नहीं जो तेरा ख्याल करे, अब तो हमें ही तेरी फिक्र करनी पड़ेगी। अल्लाह बख्शे बहरी को, कभी उसने मेरा ख्याल नहीं किया। हाँ पर बेटे मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, गमो फिक्र से बचाने के लिए मुझे रोजाना पार्क ले जाते हैं। अफशा कहकहा लगाकर हंसने लगी। तो बानो और रानो ने रूहान सी शक्लें बनाकर मेरी तरफ देखा। देख लिया अब तुमने तमाशा, अब्बा वो अब्बा नहीं रहा, हर वक्त इस चील का कलमा पड़ता रहता है। मैं उन बेचारियों की क्या मदद कर सकती थी? वो पूरी आधी दर्जन थी और मिलजुल कर कोई ना कोई तरकीब निकाल ही लेती। जरूर मेरा भी कोई ना कोई नाम रख रखा होगा उन्होंने। यूं तो मेरे सामने बहुत मीठी और प्यारी बनती हैं, मगर छोड़ती किसी को नहीं, ये मैं खूब अच्छी तरह से जान गई थी। अभी तवील तरीन गर्मी का इख्तिताम भी ना हुआ था कि रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो गया। जाहिर है शादी के बाद मेरा पहला रमज़ान था और अफशा का भी पहला ही रमज़ान था। हमारे मैके की तरफ से आए दिन अफ्तारियाँ आ रही थी। गर्मी के सख्त रोज़ों में मज़े मज़े के लवाजमात मनो सलवा से कम नहीं लग रहे थे। 15 रोज़े इसी खातिर मदारात में गुजरे और किसी के मुंह से ये ना निकला कि अम्मा के बाद पहला रमज़ान है, सादगी से रोज़े गुजारे जाएं। 20 रोज़ों के बाद अमूमन ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अम्मी ने कह दिया था कि आखिरी अशरा वो अपनी तरफ करवाएंगी और बाकी सारे रोज़े हारून हमारी तरफ ही इफ्तारी करेंगे। इसी तरह से अफशा के घर वालों ने भी अफशा को 15वें रोज़े से ही बुलवा लिया था और उसकी वापसी ईद पर थी। ये हमारे यहाँ आम दस्तूर था कि पहला रमज़ानुल मुबारक शादी के बाद लड़कियां मैके में किया करती थीं, लेकिन अब ये रिवाज ख़त्म होते होते चंद रोज़ों पर आ गया था। 22वें रोज़े मैं अम्मी की तरफ आ गई थी और यहाँ आकर मुझे रमज़ान होने का एहसास हुआ था। अपने घर में जाहिर है दिन रात अकेले रहना पड़ रहा था। न अफ्तारी में इतना मज़ा आता था और न सहरी में। रमज़ानुल मुबारक में इज्तिमा में जो मज़ा है वो अकेले अकेले कहाँ। हमेशा की तरह बड़ा सा दस्तरखान और सबकी मुश्तरका पसंद की चीज़ें, अब्बू और भाइयों का हमारे साथ रोज़ा खोलना, अम्मी, भाभी, बच्चे और मेरी छोटी बहनें। उबैद भाई हमें और भाभी को तरावी के बाद अक्सर बाजार ले जाते। 2-3 दिन में ही हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी। अम्मी अब्बू ने मुझे हारून के जूते कपड़े पसंद करने का भी कह दिया था। हारून की पहली ईदी थी, अम्मी एहतमाम से भेजना चाहती थी। आपी, आपकी भी तो पहली ईद है ना? मैं हारून की चीज़ें पैक कर रही थी तो मिनी और अक्सा के सवाल पर मुस्कुरा दी और इस्बात में गर्दन हिला दी। पर अभी तक आपकी ईदी नहीं आई, अभी तो एक रोज़ा रहता है ना, और चांद अगर आज ही नजर आ गया तब? मिनी और अक्सा आपस में बहस कर रही थी। मैं सोचने लगी, हाँ वाकई हारून ने मेरे कपड़े, चूड़ियाँ, जूते कुछ भी नहीं भेजा। आखिर मैं हारून की बीवी थी, ये नहीं था कि वो मुझे खुद शॉपिंग कराते। चलो मसरूफियात ज़्यादा थी, कम अज़ कम मुझे फ़ोन पे ही कह देते कि तुम शॉपिंग कर लेना, या पूछ ही लेते कि तुमने अपनी तैयारी कर ली या नहीं। मुझे एकदम गुस्सा आ गया और मैंने हारून का सामान ऐसे ही छोड़ दिया। ये क्या हिरा, तुमने हारून की चीज़ें पैक नहीं की? अहमर कह रहा था कि वो दे आएगा। तुम लोगों ने चूड़ियाँ भी लेने जाना था। अगर चांद हो गया तो? छोड़े अम्मी, ईद पे जाऊंगी तो साथ ले जाऊंगी। अम्मी ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। मैं फट पड़ी। हारून ने मेरी ईदी भेजी है जो आप? मैं आगे कुछ बोल ही ना सकी, मेरे आंसू निकल आए। अम्मी ने मुस्कुराते हुए मुझे गले से लगाया। पगली, तुम यहाँ अपने माँ बाप के घर में अपने बहन भाइयों के साथ ईद मना रही हो। क्या अहमर और उबैद ने तुम्हारी तैयारी में कोई कसर छोड़ी है? बजाय इसके कि जो तुमसे प्यार करते हैं तुम इस वक्त को उनके साथ खुशी खुशी गुजारो। किसी के कहने या मांगने से खुशियाँ नहीं मिलती। मैं नादिम सी हो गई। उबैद भाई और अहमर के हमरा हम लोग चूड़ियाँ और जूते खरीद रहे थे कि बाजार में ही चांद का ऐलान हो गया। 29 की ईद का लुत्फ ही और होता है। हम लोग अपनी शॉपिंग मुकम्मल करके खुशी खुशी घर आ गए। बच्चों को सुलाने के बाद भाभी ने मेरे हाथ पाँव में बड़ी खूबसूरत सी मेहंदी रचाई। तकरीबन फजर की अजानों के वक्त हम लोग सोए, पर अम्मी ने सवेरे ही उठा दिया। मेहमानों की आमद शुरू हो गई। मुझे हारून का इंतज़ार था। जूं जूं वक्त गुजरता रहा मैं हजूम में तन्हा होती जा रही थी।
اس سے قبل یہ اداسی مجھ پر وحشت بن کر سوار ہوتی، بھابھی مجھے چھیڑنے والے انداز میں کہنے لگی، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہارون بھائی تم سے ناراض ہوں؟ تم انہیں فون کر کے عید مبارک ہی کہہ دو۔ عید مبارک! میں نے دل میں سرد آہ کھینچی۔ میں نے سوچا تھا کہ اپنے بیڈ روم میں ہارون کو عید مبارک کہوں گی، اور جب ہنائی ہتھیلیاں پھیلا کر عیدی مانگوں گی تو کتنا مزہ آئے گا، کتنا رومانٹک لگے گا سب کچھ۔ یوں فون پر مبارکباد کہنا مجھے بالکل غیر رومانٹک لگا۔ ابھی میں اپنے خواب کے صحن میں گرفتار ہی تھی کہ ہارون کا فون آ گیا۔ شکر ہے جناب کو میرا خیال تو آیا۔ میں شکوہ کرنا چاہتی تھی، مگر ہارون کا عزلی خشک انداز میری روح فنا کر گیا۔ تم کتنے آرام سے باپ کے گھر بیٹھی ہو اور یہاں تعزیت کرنے والوں کا تانتا بندھا ہوا ہے، حالانکہ تمہیں پتا بھی تھا کہ یہ اماں کے بعد پہلی عید ہے، لوگ افسوس کرنے آئیں گے۔ بھابھی نے کھانا تیار کر رکھا تھا، تھوڑا بہت زہر مار کیا اور عمر مجھے میرے سسرال چھوڑ آیا۔ ظاہر ہے عید کا موقع تھا، سبھی سے گلے ملنا تھا، لیکن یہ کیا؟ میں اپنی نندوں کے گندے ہولیے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی، اور جب میں نے چادر اتاری تو نندوں کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں۔ اسے دیکھو کیسی چھمک چھلو بن کر آئی ہے، ہم نے تو ایک قطرن بچوں تک کی نہ بنائی، اور اس نے نیا جوڑا سلوا کر پہن بھی لیا۔ دیکھو ذرا، یہ سوگ منایا اس نے ہماری ماں کا۔ منی باجی نے واویلا مچایا تو میں ہک دک رہ گئی۔ دیکھ لیا اکیلے چھوڑنے کا انجام، نہ کسی کی شرم نہ لحاظ، نہ دنیا کی خیر خبر۔ مجھے تو عید کا فطرانہ بھی نہ دینے دیا ان لوگوں نے کہ ہم کون سا عید منا رہے ہیں۔ اماں کی فوتگی کے بعد پہلی عید ہے۔ نسرین بھابھی نے جو جلے دل کے پھپولے پھوڑے تو اسما اور منی باجی ان پر چڑھ پڑی۔ سوائے افشا کے سبھی گندے سندے کپڑوں میں بیٹھی تھی۔ افشا نے چوڑیاں پہن رکھی تھی۔ ہائے ہائے، کیا میں سہاگن نہیں تھی؟ کیا یہی سہاگنیں تھیں؟ نسرین بھابھی نے تو براہ راست اٹیک شروع کر دیا تھا۔ اتنا واویلا سن کر گھر کے مرد بیٹھک میں سے نکل کر اندر آ گئے۔ منی باجی نے جو باپ بھائیوں کو دیکھا تو ٹسوے بہانے شروع کر دیے۔ ہاں، تو بھی سہاگن ہے اور یہ بھی سہاگنیں ہیں، اماں تو ہماری تھی، سوگ تو ہم نے منانا ہے۔ انہوں نے کچھ اس دل سوزی سے کہا کہ باقی بہنوں پر رقت طاری ہو گئی اور انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ میں نے دیکھا ہارون کی سخت اور غصیلی نگاہیں میرے سراپے کو گھور رہی تھی، اور پھر میرے مہندی والے ہاتھوں کو بڑی کڑی نگاہوں سے دیکھا گیا۔ یہ اماں کے بعد پہلی عید تھی، کوئی مذاق نہیں تھا۔ دو تو بن سور کر کھڑی ہی ہیں، اور انہوں نے نہ سورنے پر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے۔ انہیں ہمارے غم کا کوئی احساس ہی نہیں۔ میں نے منی باجی کے لیکچر پر ابا سے لے کر عمر تک مردوں کی صورتیں خوفناک ہوتی دیکھی۔ ایسی عورتیں ہرگز بھی گھروں میں رکھنے لائق نہیں ہوتی۔ ابا نے جو فتویٰ دیا تو بس میرا دماغ بھنا گیا، مجھ سے اب چپ نہ رہا گیا۔ بڑے رسان سے میں نے حاضرین سے مخاطب ہو کر کہا، کیا اماں روک کر گئی تھی کہ میرے بعد پہلی عید پر پھٹے پرانے کپڑے پہننے ہیں؟ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو مجھے عذاب ہوگا۔ اے بی بی، تم اپنی تعلیم کو خود اپنے تک رکھو، یہ ہمارے یہاں کا دستور ہے، مرنے والے کے بعد پہلی عید نہیں منائی جاتی۔ منی باجی کو میرا بولنا بہت برا لگا تھا۔ ہاں تو میں بھی تو یہی پوچھ رہی ہوں، یہ اچانک 8 ماہ کے بعد ماتم کرنے کی کیا روایت ہے؟ اگر سوگ ہی منانا تھا تو اماں کے سوئم تک مناتے، اماں کی چارپائی کے پاس بیٹھ کر روتی۔ سوگ منانا تھا تو 40ویں تک کو منا لیتے، 10ویں کے بعد تو ابا کے سر پر خضاب لگ گیا تھا، اور اب اگر 8 ماہ کے بعد میں نے مہندی لگا لی تو قیامت آ گئی، اور پھر 40ویں کے فوراً بعد ہی عمر کی شادی میں کیا دھوم دھڑکا نہیں ہوا؟ کون رہا بنا جوڑے کے، بنا میک اپ کے؟ کیا ڈیک نہیں چلے؟ کیا بینڈ نہیں بجا؟ سوگ منانا تھا تو تب مناتے، کم از کم 6 ماہ کے بعد عمر کی شادی کرتے، یا شادی کرنی تھی تو سادگی سے کر لیتے، تب تو برادری نے کچھ نہ کہا، اور کون کیسے کہے گا؟ سوگ تو ہم نے خود ہی ختم کر دیا تھا۔ عید تو مسلمانوں کا خوشی کا سب سے بڑا تہوار ہے، روزہ داروں کا ایک انعام عید اور ایک انعام اللہ پاک کا دیدار ہے، تو اس لحاظ سے تو آپ لوگوں نے عید کی نماز بھی نہیں پڑھی ہوگی۔ اماں کے بعد پہلی عید جو تھی، ان فضول اور بےہودہ روایات کو زندہ رکھ کر ہم سب مردے کو تکلیف پہنچاتے ہیں، کار خیر نہیں کرتے۔ پھر بھی میں نے قدرے توقف سے کہا، اگر میری تیاری سے آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے تو میں معذرت چاہتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کی روایت سے واقف نہیں تھی۔ پورے رمضان امی نے جو افطاریاں بھیجی، اگر آپ لوگ ان پر اعتراض کرتے، منع کر دیتے تو میں نئے کپڑے پہننے کی ہرگز غلطی نہ کرتی۔ یہ کہہ کر میں کمرے سے نکل آئی۔ کمرہ ایسے ہو گیا تھا جیسے بالکل خالی ہے۔ میں باہر ڈیوڑی میں آ کر بیٹھ گئی اور اپنی کانچ کی چوڑیاں ایک ایک کر کے توڑنے لگی۔ تبھی کسی نے میری کلائی اتنی سختی سے پکڑ لی کہ میں چونک گئی۔ ہارون سامنے کھڑے تھے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اپنی غلطی کا کفارہ ادا کر رہی ہوں، میں اکھڑے ہوئے انداز میں بولی تو ہارون نے میرے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ تم ایسا نہیں کرو گی۔ میں نے سر اٹھا کر ان کا چہرہ دیکھا۔ 10 ماہ بعد مجھے پہلی بار، صرف پہلی بار ایسا لگا تھا ہارون میری کسی بات سے متاثر ہوئے ہیں، قائل ہوئے ہیں اور نادم ہوئے ہیں۔ تمہارے ہاتھوں میں مہندی اور چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔
انہیں ایسے ہی رہنے دو، وہ اتنے پیار بھرے انداز میں کہہ رہے تھے کہ میں نے بے اختیار ہی سوچا کاش یہ میرے سسرال کی ڈیوڑی نہ ہوتی، میرا بیڈ روم ہوتا۔ میرے دل میں خوشی کے سوتے پھوٹے۔ میں نے ہارون کو ستانے کے لیے ان سے ہاتھ چھڑا لیے۔ کہاں جا رہی ہو؟ عید نہیں ملوگی؟ کیسی عید؟ کہاں کی عید؟ مجھے شرارت سوجھی۔ اماں ناراض ہو جائیں گی۔ میں نے ہارون کے پرانے کرتا شلوار پر طنز کیا تو وہ کھسیا سے گئے۔ سب نے نہیں پہنے تھے تو میں نے بھی نہیں پہنے۔ سب کے کپڑے تو سلے ہیں لیکن پہنے کسی نے نہیں۔ میں باقی سب کو نئے کپڑے بدلوا دوں، پھر میں بھی گھر جا کر بدل لوں گا۔ میں تو گھر نہیں جا رہی، میری ساس کے بعد پہلی عید ہے۔ بھرے پورے خاندان، بھرے پورے محلے سے تعلق تھا ان کا۔ پورے 3 دن یہاں بیٹھ کر سوگ مناؤں گی، میں نے کہا اور چھپاک سے ڈیوڑی کا دروازہ کھولا۔ میں نے یہ کہا اور چھپاک سے ڈیوڑی کا دروازہ کھول دیا۔ باہر گلی کا منظر صاف نظر آنے لگا۔ ہارون کی خشمگی نگاہیں مجھے لطف دے رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مسکرائی۔ باہر گلی بالکل صاف ستھری تھی۔ وہ گندگی جو جا بجا نظر آتی تھی آج کہیں بھی نہیں تھی۔ ہر گھر کے دروازے پر نیا پردہ ہلکورے لے رہا تھا۔ گلی کے وسط میں چلنے والی نالی کو پتلی چوڑی اینٹوں سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ گویا اہل محلہ کو اس چیز کا احساس اچھی طرح تھا۔ آج عید ہے جو خوشی، طہارت اور سکون کا موقع ہے۔ محبت اور اپنے پن کا احساس صحیح معنوں میں اس کوچے میں محسوس ہو رہا تھا۔ گلی میں چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں رنگ برنگے لباسوں میں کھیلتے کودتے پھر رہے تھے اور یہ سب کچھ اتنا اچھا لگ رہا تھا۔ یکدم مجھے ابا کی آواز آئی۔ وہ مجھے بلا رہے تھے۔ میں گلی کا پردہ چھوڑ کر اندر کی طرف بھاگی۔ اندر کمرے میں تنے ہوئے چہرے ڈھیلے پڑے ہوئے تھے۔ ابا نے پاکٹ پرس کھول کر رکھا ہوا تھا اور سب کو عیدیاں دے رہے تھے۔ ابا نے سب کو 100 روپے دیے تھے، گویا وہ سب لوگ کھل کر عید منا لیں۔ مجھے وہ 100 روپے لے کر اس قدر خوشی حاصل ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی۔ ایک فرسودہ روایت کا قلم قلع ہونے کے بعد عید کی خوشی کا رنگ مکینوں کے چہروں پر امنڈ آیا تھا۔ میرے لیے یہ پہلی عید بہت یادگار اور بہت قیمتی تھی۔ بے ساختہ میری نگاہیں ہارون کی طرف اٹھی۔ وہ بھی محبت اور آسودگی سے میری طرف دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ So listeners, this was the end of the novel پہلی عید. Hope you like it and I hope آپ کو یہ ناول پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ جلد ہی ملتے ہیں کسی نئے ناول کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔